राज्यों के साथ संबंध। देशी शासकों से निपटने के बाद समुद्रगुप्त ने विदेशी शासकों के साथ भी अपने राजनीतिक संबंध सुनिश्चित किए। विभिन्न विदेशी शासकों ने उसके साथ मित्रता की प्रार्थना की, फलतः समुद्रगुप्त ने उन पर आक्रमण नहीं किया और उनसे मित्रता संबंध स्थापित किए। इन विदेशी शासकों ने आत्मनिवेदन, कन्याओं की भेंट तथा अपने राज्य से शासन करने के लिए गरुड़ की मुहर से मुद्रित आज्ञा पत्र या राजपत्र मांगकर इस मित्रता को स्थिरता प्रदान की। हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति में इन विदेशी राज्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है। देवपुत्र शाही शाहान शाही शक मुरुंडे सहलकाधिभिश्च सर्वद्वीपवासी भी। इसको कुछ विद्वानों ने देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, शक, मुरुंड तथा सेंघल बताया है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों को मत है कि देवपुत्र, शाही और शाहानुशाही एक ही शक्ति है। देवपुत्र शाहानुशाही की उपाधि किदार कुषाण शासकों के द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ग्रहण की गई थी। समुद्रगुप्त ने इन्हें भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। शक मुरुंड को कुछ विद्वानों ने एक ही माना और उनके अनुसार शकों को भी, जो गुप्तों के उत्थान से पहले काफी शक्तिशाली हो चुके थे, समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया। परंतु कुछ अन्य विद्वान शकों की ही भांति मुरुंडों को भी एक अलग जाति मानते हैं, जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया। सहलक का अर्थ विद्वानों ने लंका निवासी लगाया है। समुद्रगुप्त के लंका से संबंध की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से भी होती है। हुएनसांग के वर्णन से भी ज्ञात होता है कि लंका के तत्कालीन शासक मेघवर्ण अथवा मेघवर्मन ने अपना एक दूत समुद्रगुप्त के पास भेजकर बोध गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त ने यह आज्ञा प्रदान कर दी थी तथा मेघवर्ण ने एक विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। उसमें बुद्ध की एक रत्न जटित प्रतिमा भी स्थापित थी। हुएनसांग ने लिखा है कि लंका नरेश ने अपने देश के समस्त रत्न भी समुद्रगुप्त को भेंट कर दिए। समुद्रगुप्त ने विभिन्न राज्यों के साथ विभिन्न नीतियां अपनाई, जिनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इससे यह भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक महान विजेता होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिक भी था। अशोक के पश्चात समुद्रगुप्त ने ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इन विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा काफी विस्तृत हो गई। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष सारा भारत सम्मिलित था और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के प्रदेश तथा पूर्वी तट के साथ दक्षिण में चिंगलपुर तक या उससे भी आगे तक के प्रदेश सम्मिलित थे। डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का कुछ भाग तथा मालवा का कुछ भाग गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक बढ़ाया था, परंतु इन विजित प्रदेशों के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से प्रदेश थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था एवं उसे कर तथा उपहार प्रदान करते थे। इस प्रकार उसका साम्राज्य तो विस्तृत था ही, परंतु उससे अधिक विस्तृत था उसका अधिकार क्षेत्र। अश्वमेध यज्ञ। अपने दिग्विजय के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त के अश्वमेध की पुष्टि विभिन्न साक्ष्यों से होती है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त की अश्वमेध प्रकार या अश्वमेध शैली की मुद्राएं। इन स्वर्ण मुद्राओं में एक और एक यूप अथवा यज्ञ स्तंभ के समक्ष अश्व खड़ा है तथा दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महारानी राजमहिषी खड़ी है, जिसके दाहिने हाथ में चंबर है और बाएं हाथ में एक वस्त्र है जो संभवतः तौलिया है। इन सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रमा लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त की पौत्री चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी प्रभावती के पूना ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त की अनिकाश्वमेध याजना कहा गया है। ब्रिटिश संग्रहालय में एक यूप से बंधे हुए एक रेप्सन का यह विचार है कि यह समुद्रगुप्त के अश्वमेध की ही मूर्ति होगी। गुप्त अभिलेखों में समुद्रगुप्त के लिए
चिरोसत्राश्वमेधाहर्तु कहा गया है, जिससे पता चलता है कि उसने बहुत समय से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का पुनः अनुष्ठान किया। प्रभावती के पूना ताम्रपत्र से समुद्रगुप्त के अनेक अश्वमेध यज्ञों का संकेत मिलता है, परंतु डीसी सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया है। विभिन्न विद्वानों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि यद्यपि हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की संपूर्ण उपलब्धियां अंकित है, परंतु उसके विचार अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं है। परंतु डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे का विचार है कि यद्यपि इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध का स्पष्ट शब्दों में तो वर्णन नहीं है, परंतु उन सब स्थितियों का उल्लेख है जो अश्वमेध यज्ञ के लिए आवश्यक होती हैं। भारतीय स्रोत सूत्रों में अश्वमेध का और अश्वमेध यज्ञ में अंतर्निहित स्थितियों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ के सभी अंगों का वर्णन है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के समय में यह सारी स्थितियां पूर्ण की गई थी। इस आधार पर डॉक्टर पांडे का अनुमान है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। समुद्रगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था। समुद्रगुप्त ने न केवल एक विस्तृत साम्राज्य की ही स्थापना की, वरन उस साम्राज्य को संगठन में प्रदान किया। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में प्रयाग प्रशस्ति तो बहुत अधिक प्रकाश नहीं डालती, परंतु कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख अवश्य मिलता है जो थे संदीप विग्रहिक। यह युद्ध और संधि का मंत्री था, जो आधुनिक विदेश मंत्री के समकक्ष रहा होगा। कुमारा मात्य, यह विषय या जिले का अधिकारी था। खाद्य पाकिक, यह अधिकारी रंगनारक अथवा राजकीय भोजनालय का प्रधान होता था एवं महादंड नायक भी था। तिल्ला भट्टक, यह भी महादंड नायक था। इस प्रकार केंद्रीय शासन में अनेक विभाग थे जो पूर्ण रूपेण संगठित हुए व्यवस्थित थे। उनका शासन केंद्रीकरण की नीति पर आधारित था। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिनका शासन प्रांतपति करते थे, परंतु केंद्र का उन पर पूर्ण नियंत्रण था। यही कारण था कि उसके अधीन राजाओं अथवा प्रांतपतियों ने कभी उसके प्रभुत्व से मुक्त होने अथवा विद्रोह करने का साहस नहीं किया। इतना ही नहीं, उसके पश्चात भी काफी समय तक पर्याप्त शांति एवं व्यवस्था बनी रही। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास के कुछ महान शासकों एवं विजेताओं में गिना जाता है। उसने अपने पराक्रम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वस्तुतः गुप्त वंश की महानता की आधारशिला उसी ने रखी थी।